अच्छा सर, हम इसमें इन चीजों पे नहीं निकाल सकते? इसका इन फिगर्स पे नहीं निकाल सकते? नहीं, हर जगह, हर, मैंने बोला तो, हम जितनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उतना फॉर्मूला होगा। एक पॉइंट देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? हमने एक पॉइंट चार्ज से करा था स्टार्ट। पॉइंट चार्ज से हम डाइपोल पे गए, डाइपोल से हम आर्क पे गए, रिंग पे गए। सारी हमने कितनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है? एक रोड पे गए, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसलिए सबकी अलग अलग डेरिवेशंस है। और एक दो डेरिवेशंस मैंने आपको स्किप कराई है जो अपने को नहीं करनी है। तो मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इज प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स ड्यू टू, इनमें से किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इनवर्स होती है? देखो, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? आर की पावर -2। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? के पी बाई आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos थीटा प्लस 1, ये आर की पावर -3 के रूट। इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2 के लैम्डा बाई आर, यहाँ आर इनवर्स के प्रोपोर्शनल। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन। बताओ, समझ आया नहीं? आगे चलिए, समझ आ गया तो थम्स अप कर दो फटाफट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में करा चुका, ये मैं क्लास में करा चुका, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप लोग करो। A charge q is rotating along a circle of radius r around a infinitely long wire with a line charge density lambda. Find the velocity of charge. क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, प्लस के लैम्डा मैंने मान लिया, ठीक है। चार्ज की मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, वैसे तो नेगेटिव लैम्डा होगा क्योंकि किसी एक चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी वो चार्ज पार्टिकल। अब इसके अराउंड रेडियस आर में, आर रेडियस में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। तो आपसे पूछा गया कि उसकी वेलोसिटी कितनी? सर मास तो दिया ही नहीं। ठीक है, मान लो खुद से। देखो, कोई भी चीज सर्कुलर पार्ट में घूम रही है, इसका मतलब घूमने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सर और अंडर, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं मान के चल रहा हूँ इनमें से कोई एक चीज नेगेटिव है, लेट्स से ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू ई के इक्वल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का प्रोडक्ट। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? क्यू ई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय आर। तो वी किसके बराबर बनेगा? क्यू ई आर बाय एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2 के लैम्डा बाय आर। वैल्यूज पुट करो, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताओ। सर अंडर रूट 2 के लैम्डा क्यू बाय आर। अंडर रूट में आ रहा है ये 2 के लैम्डा क्यू अपॉन में लैम्डा बाय एम। सबको समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन क्या गिवन है? देयर आर 3 concentric thin spheres of radius ABC। 3 स्फीयर्स है जिसका रेडियस ABC है। एक स्फीयर ये वाला है, कलर चेंज कर करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला है और एक ये वाला। 3 स्फीयर्स। बोला गया है कि टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस है सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा।
इस वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस सच दैट ए इज, जो पॉइंट आर है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो दूसरी नंबर की शेल और तीसरी नंबर की शेल के बीच में लाई कर रहा है। अब कैसे करें? सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, हम गोस लॉ यूज करते हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। और गोस लॉ करने की कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे पॉइंट्स पे सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इस पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड वाइज, और नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है। मैंने ऐसा एक गॉसियन सरफेस लिया, ये जो डॉट डॉट बनाया गया है ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि हमें निकालना है, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो पूरा ds बन रहा है, मतलब ये छोटा सा सरफेस एरिया बना, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 4πr गॉसियन सरफेस का। एंगल कितना है, cos ऑफ 0 डिग्री, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो आपका काम सिर्फ कितना है, Q एनक्लोज्ड निकालना। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे गोस लॉ से रिलेटेड, हमारा काम सिर्फ Q एनक्लोज्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस लेना है, उसके बाद Q एनक्लोज्ड। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ, क्या आप बता सकते हो क्या, ये गॉसियन सरफेस बना है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज? अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग से ऐसे बना दूं, एक शेल मेरी है, इसका रेडियस है ए दे रखे हैं, दूसरी शेल मेरी है, इसका रेडियस है बी, तीसरी शेल मेरी है, इसका रेडियस है सी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ये पहली शेल है, ये दूसरी है, ए से ज्यादा है बी से कम। हेलो हेलो, मुझे यहाँ पे निकालना है, सिंपली आपको चार्ज निकालना है। अब देखो इसके ऊपर सिग्मा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना बनेगा, सिग्मा इंटू पाई ए, 4π ए। सेकेंड वाली शेल पे कितना चार्ज है, माइनस सिग्मा इंटू 4π ए। तो नेट चार्ज कितना बनेगा, सिग्मा कॉमन निकाल आ जाएगा, 4π ए स्क्वायर माइनस 4π बी स्क्वायर। क्योंकि बी मेरा बड़ा है ए से, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस सिग्मा 4π बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ समझ में आया या नहीं, तो दोबारा रिपीट करो, एक ही बच्चे को समझ में आया। 4π सिग्मा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज एक्चुअली किसके बराबर होता है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो पहली शेल पे कितना चार्ज है, इस पहली शेल पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4π ए स्क्वायर, और दूसरी शेल पे चार्ज कितना होगा, माइनस सिग्मा इंटू 4π बी स्क्वायर। तो नेट चार्ज बन जाएगा ये, या एक माइनस। तो आपका इलेक्ट्रिक ये हो जाएगा क्या, यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट ही कर देते, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या बना, माइनस 4π स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट पास होगा, 4π से 4π कैंसिल, माइनस सिग्मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर रिपीट करना है तो एक बार बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सर लेकिन आपने तो उल्टा ले लिया, ऊपर तो कुछ और कह रहा था कि ए की रेडियस बड़ी है सबसे। तो उल्टा वो चेंज कर लेना, छोड़ मैंने ए को छोटा मान लिया, मैंने इसके अकॉर्डिंग क्लोज कर, ठीक है, मतलब मैंने इसके अकॉर्डिंग मतलब प्रोसेस आपको पता चल गया ना कैसे सोल्व करना। तो ए की रेडियस अगर सबसे बड़ी है और यहाँ बी तो बी रहेगा और सी रहेगा, तो बेसिकली मेरे को ए की जगह सी रिप्लेस करना है ना, ए की जगह यहाँ सी लिखना है, आंसर आता है। ठीक है देते,
अदिति ठीक है? हेलो, एक बार जवाब दे दो प्लीज। मतलब मैंने जो क्वेश्चन सोल्व करा इसके अकॉर्डिंग करे। क्या हुआ विवेक? दोबारा करें? सर हो गया हो गया। दोबारा करें सब कुछ रख करके? मतलब प्रोसेस आपको पता चल गया ना क्या करना है, कि क्यू एंड क्लोज निकालना है, मैं प्रोसेस सिर्फ इतना। ठीक है, नेक्स्ट इज a particle is released from rest 10 centimeter from a large sheet। अगर लार्ज बोला है क्या है तो आप इसको इनफाइनाइट में, a particle is released rest from rest 10 centimeter from a large sheet carrying a surface charge density negative surface charge density। Calculate the time it will take to strike the sheet। मान लो आपके पास ऐसे एक शीट गिवन है, इनफाइनाइट शीट, बोल शीट है, मैं इसको ऐसे लाइन दिखा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू -2 into 10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। सर इसमें थिन और थिक तो मेंशन ही नहीं किया। क्या थिन थिन और लो थिक गया, थिन लो गया, जब मेंशन नहीं है तो थिन नहीं लो। यहाँ से कुछ दूर पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है और चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास की रेशियो ये दे रखी है, Q/m कितना है, 2√2 into 10⁻²। ये पूछा गया क्योंकि ये नेगेटिव शीट है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी तरफ भागने लगेगा, तो कितने टाइम में वो इस पे स्ट्राइक करे। जब भी टाइम की बात होती है ना, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे जाते हैं या फिर मैकेनिक्स यूज करते हैं, मतलब इक्वेशंस यूज करते हैं, डिस्टेंस टाइम स्पीड। और अगर हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो। चलो अभी मुझे ये बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी। एक्सेलरेशन बनेगी इसकी QE/m। अब E किसके बराबर है, E σ/2 एप्सिलॉन बाय m। तो Q टाइम्स Q/m, यहाँ पे 2 लगा लो, σ/ε, ये इसकी एक्सेलरेशन। क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, डिस्टेंस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एक्सेलरेशन हमें पता है S इज इक्वल टू QT प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, विच इज 10 into 10⁻⁻²। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, QE/2m एप्सिलॉन into t²। तो टाइम की वैल्यू आराम से यहाँ से निकल जाएगी, 10 into 10⁻²। ये 4 हो जाएगा, 2 और 4, तो यहाँ पे m एप्सिलॉन हो जाएगी। हालांकि इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके नीट में आने नहीं वाला, पर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ आया तो बताओ आगे चलें, अदरवाइज सर बार क्वेश्चन दिखाना। सर आंसर इसका √2 आया है into 10⁻³ एक्चुअली मेरे पास अभी आंसर शीट है नहीं, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। आप मुझे बता दो, मैं आपको आंसर कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने जिस सोर्स से लिए मैंने आंसर्स नहीं नोट कर, रूट में आ गया आंसर, मतलब √2 समथिंग आया था। यस सर, 5√2 तो समथिंग कहो तो अभी सोल्व ही कर लेते, पर इतना सोल्व करने की अपने को नीड नहीं, क्वेश्चन आने नहीं वाला। कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो।
आगे चलते हैं। एक ही सब बच्चे को समझ में आया है, बाकी सबको भी आ गया। ठीक है। हाँ, अभी आपको थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स, इनको थिन शीट्स मान के करना है। लार्ज मतलब इनफाइनाइट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स ऑफ चार्ट डेंसिटीज सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इस पे सिग्मा है, इस पे 2 सिग्मा, इस पे 3 सिग्मा, आर अरेंज्ड एज शोन। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अरेंजमेंट डिफरेंट रीजन। अगर इस वन रीजन में बात करूं, तीनों की दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट शीट की वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड शीट की वजह से क्या बनेगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड शीट की वजह से क्या बनेगा, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक दूसरे की मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन निकाल दूं, 1 + 2 + 3, तो आंसर बन जाएगा, बताओ 6 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, which is equal to 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली इस रीजन में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसकी वजह से अवे होगा, सेकंड की वजह से भी अवे होगा, 1 2 तो 3, तीनों की वजह से अवे होगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब कहानी आती है रीजन 2 की और रीजन 3। अब रीजन 2 में देखते हैं, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से और इसकी वजह से इधर बनेगा, तो नेट बताओ कितना बनेगा रीजन 2 में। रीजन 2 की अगर मैं बात करूं, 2 सिग्मा बाई नॉट। सबका हुआ है सर, एक ही सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सिग्मा शीट, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों का कंपोनेंट उधर चला जाए, बेसिकली ये आपके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में चले जाएंगे ना। 3 4 5 माइनस में 1, दैट विल बी इक्वल टू 4, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यही आंसर आ रहा है क्या, टुवर्ड्स लेफ्ट। विवेक समझ आया। यस सर, आ गया। रीजन 3 में बताओ, वाइश आप बताओ रीजन 3 में। रीजन 3 में 2 सिग्मा वाला का इधर आएगा, सर 0 होगा इसका। 1 सिग्मा का इधर आएगा, और इस वाले 3 सिग्मा का इधर आएगा, 0 आ जाएगा। हो जाएगा सबका, नाइस वाइश। आगे चले। नेक्स्ट इज a charge q is held in front of a neutral metallic sphere। अगर आपके पास एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है, उसके सामने आपने q चार्ज रखती है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, हमारे पास एक स्फीयर है न्यूट्रल कंडक्टिंग, अभी इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पे, लेट्स से r डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखते हैं। अब इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और इधर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। क्यू और प्लस। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इतना पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इसको मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू induced charges, induced sphere is equal to 0. So electric field due to induced sphere, induced charges is equal to minus of electric field due to charge, और charge q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
के क्यूब रहेगा। मतलब अगर इस चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर इधर है, तो इसके जस्ट अपोजिट ये जो इंड्यूस चार्जेस है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, या दोबारा रिपीट करो? हेलो हेलो हेलो, जवाब दे दो, थम्स अप दे दो, कुछ तो दे दो। प्राची, अदिति, समझ में आए? यस सर। तो जवाब तो दे दिया करो कम से कम। नेक्स्ट देखो, a thin metallic spherical shell carries a charge q। आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, इसके यहाँ पे चार्ज, फिर बोल रहे हैं कि a point charge q1 is placed at the center of the shell। इसके ऊपर आपने q1 चार्ज रख दिया, इसके सेंटर में किसी तरह से रख दिया, तो वो कैसे रखा वो आपके मतलब की चीज नहीं है, जैसे मर्जी रख दिया। अनदर चार्ज इज q is placed outside the figure। q चार्ज को आउटसाइड रख दिया किसी डिस्टेंस। ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा गया डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन q। q1 पे क्या फोर्स होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कंडक्टिंग या फिर मेटालिक शेल इज जीरो। कैसा भी कुछ भी हो, दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग या फिर मेटालिक शेल ऑलवेज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमें पता है फोर्स इसके बराबर होता है क्यू इंटू ई। अगर ई जीरो है, फोर्स भी जीरो है, तो इस चार्ज को आप चाहे यहाँ रखो, 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 चाहे यहाँ, इस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो। और इस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज को एक कंडक्टिंग चीज के अंदर रखोगे, उस कंडक्टिंग चीज से एनक्लोज कर दोगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पाएगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली नहीं पहुंच पाएगी। सर सर लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो सेंटर में ही पूछा था ना शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, उस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, उस क्वेश्चन में पूछ रहे ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। मैंने बोला कि नेट जीरो है, मैंने बोला ना ई नेट जीरो है। ई नेट किस किस का सुपर पोजिशन होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, तो दोनों सुपर पोजिशन। जैसे हमने जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था एक ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एक मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दोनों का सुपर पोजिशन जीरो। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर टू थिन कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जिसमें ए इज लेस देन बी। तो हम बना लेते हैं जो जो गिवन है। एक शेल है थिन कंडक्टिंग शेल, एक दूसरे दोनों के दोनों कंसेंट्रिक है, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है, ठीक है। इक्वल चार्जेस आर क्यू आर गिवन टू ईच शेल। इसको भी चार्ज क्यू दे दिया, इसको भी चार्ज क्यू दे दिया। फाइंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर शेल। इनर और आउटर शेल पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपने अपनी तरफ से तो इसको क्यू चार्ज दे दिया, इसको क्यू चार्ज दे दिया, और हमें पता है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज आ रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज। और प्रॉब्लम इज ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ माइनस क्यू नहीं,
यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यू है तो बाहर प्लस, तो जो आपके आउटर वाली शेल है उस पर नेट चार्ज आ जाएगा उसके आउटर सरफेस पे 2q, और अंदर आया माइनस क्यू। हाउएवर नेट चार्ज तो सेम ही रहेगा, 2q बाहर है, माइनस क्यू अंदर है, नेट चार्ज अभी भी प्लस क्यू है। और इस पे तो कुछ इंडक्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज रख नहीं होगा, तो इस पे सिर्फ प्लस क्यू रहेगा और अंदर इसका रहेगा जी। ये इसका सोल्यूशन क्लियर है। हेलो हेलो हेलो। सर फर्स्ट सेल के अंदर 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंड्यूसिंग चार्ज नहीं है, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू रखता या कुछ अंदर चार्ज होता वो इंड्यूस करता है, यहाँ पे कोई इंड्यूसिंग करने वाला पैरामीटर ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आए। तो हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी ये पढ़ी है, अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे आता है, तो उसके आउटर सरफेस यानी कि हाँ मैंने जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये इसके आउटर सरफेस प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का है किसी भी साइज का, ऐसा नहीं है, आपने इसको चार्ज दे दिया, लेट्स से प्लस को चार्ज दे दिया, तो चार्ज ना खुद को पूरे के पूरे आउटर सरफेस पे ले आएगा। अब होगा क्या, समझने वाली बात क्या है इस पूरे के पूरे कंडक्टर का जो बाहर वाला सरफेस है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कर्वेचर कुछ अलग है, यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है, यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है, यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है, और यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है। कुछ पॉइंट्स हमारे शार्प पॉइंट्स हैं, ये देखो शार्प पॉइंट्स, शार्प, ये देखो शार्प। तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्प, मतलब जितना जगह शार्प होगी ना उतना आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको मैं दोबारा एक बार रीड्रू करता हूँ। लेट्स से मैंने ऐसे कंडक्टर बनाया है ऐसे किसी भी शेप का, यहाँ नुकीले नुकीले कांटे हैं और यहाँ ऐसे गोल है फ्लैट ऐसा, तो अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा, लेट्स से कंडक्टर है किसी भी शेप का, तो जो नुकीले पॉइंट्स है ना शार्प पॉइंट्स, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम। और ये देखो कितना ऐसे गोल गोल घुमावदार पॉइंट है, शार्प नहीं है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लीस्ट होगी, ये यहाँ पे लीस्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कंडक्टर के सरफेस पे, तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा मतलब उस पॉइंट का सिग्मा जहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, यहाँ का सिग्मा अलग होगा, यहाँ का सिग्मा अलग होगा, यहाँ का सिग्मा अलग होगा, यहाँ का सिग्मा अलग। तो जिस भी पॉइंट पे सिग्मा पूछा जाए वहां का सिग्मा आपको यूज करके डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, एक स्फीयर में देखा जाए तो हर पॉइंट का कर्वेचर सेम है, मतलब हर पॉइंट पे जो सरफेस की कर्वनेस है, जो सरफेस का घुमाव है वो सेम है हर पॉइंट, चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो। तो अगर मैं किसी भी यूनिफॉर्म सरफेस को चार्ज दूंगा ना, कंडक्टिंग सरफेस को, अगर मैं किसी भी यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज, टू चार्ज, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे भी सरफेस चार्ज सेम होगी, सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, सेम होगी। बट अगर मैं किसी नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दूंगा, जहां पे जितना शार्प पॉइंट होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वो बात अलग है, यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा तो शार्प पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ना? होती है, किसने बोला?
सर शार्प पॉइंट के थोड़ी डिफाइन करते हैं। क्या क्या शार्प मतलब ऐसा नहीं Sharp बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जितना कर्वेचर जब कम होगा, ऐसे जितना कर्वेचर कम होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ओके सर। ये ठीक है। जितना कर्वेचर कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। या शार्प पॉइंट को लिख सकते हैं लेस कर्वेचर। ठीक है, अभी क्लियर है? नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर आपके पास एक स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करूंगा या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन करूंगा? मैंने बोला कि आपके पास है, अगर आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज, पूरे सर के रो पूरे, होगा ना यहाँ पे। हाँ रो डिफाइन, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज। तो अभी स्फीयर की वजह से अगर मैं बोलूँ किसी भी इनसाइड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, किसी भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सिंपली बोलोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन सरफेस हम वो करेंगे। और जो स्टेप्स मैंने आपको फॉलो बताए थे उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, पर अभी हम इसके डेरिवेशन नहीं कर रहे, मैं सिंपली आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर लेस देन आर, मतलब आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से आर वो रेडियस से कम है, मतलब इनसाइड कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर that is greater than, second is outside for which r is greater than r, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन। ये सिर्फ रिजल्ट से याद करने हैं, डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टिल आपको डेरिवेशन चाहिए तो आई कैन सेंड यू इन द चैट्स। तो चैप्टर अभी खत्म हो गया, आप लोगों को कुछ भी डिस्कस करना है या भी कुछ टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग मुझे आपसे पूछना है कि कब लिया जाए टेस्ट, कब आप अपने नोट्स मुझे दिखाओगे, ये सब चीजें तो आप बता सकते हो प्लीज, या कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी। सर ये आपने रो आर के नीचे क्या लिखा है? क्या रो आर के नीचे 3 और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 3 सर। दोबारा लिखो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि आप लोगों का कितना कंप्लीट हो चुका है।
क्या सर? आप लोगों ने, मैंने जितना पढ़ाया है, आपने कितने नोट्स बना लिए हैं, कितनी डीपीपीस कर ली है, ये सब चीजें कितना कंप्लीट हो सकता है ये चैप्टर को? सर नोट्स तो कंप्लीट है, डीपीपी बस वो एक जो आपने लास्ट भेजी थी ना वो थोड़ी रहती है बस। और बाकी सर मेरे आज के नोट्स कंप्लीट नहीं है, बाकी तो सारा कंप्लीट है। विवेक, आपका विवेक चला गया क्या? खुशबू साहनी, हाँ जी खुशबू पूछो। खुशबू कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा, आप लोगों के कोई डाउट्स हो, हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ पूछना हो सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी। सब निकल गए? चलो हम सर भी फिर एक दो मिलते दिन हैं। बाद क्या क्या?